हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मेरा नाम है प्रफुल्ल कुमार। दोस्तों, भारत में ठंड की शुरुआत हो चुकी है। मैंने अपना स्वेटर निकाल लिया है ताकि इस ठंड से मैं अपनी रक्षा कर सकूं और अपने आप को सुरक्षित रख सकूं। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शन 2021 के बारे में बातचीत करूंगा। दोस्तों, आज से ठीक 5 महीने के बाद वेस्ट बंगाल में स्टेट असेंबली का चुनाव होने वाला है, जिसकी तैयारी में विभिन्न पार्टियों के नेता लग गए हैं। वो अपने अपने क्षेत्रों में जा रहे हैं, अपने अपने वोटरों से संपर्क कर रहे हैं और उनको ये बता रहे हैं कि आने वाले चुनाव में वोटर उन्हीं का चुनाव करें। जब राजनेताओं की सरगर्मियाँ बढ़ती है, राजनेता अपने अपने क्षेत्रों में जाना शुरू कर देते हैं, तो उस क्षेत्र की इशूज़ के बारे में बात करने के बजाय वो अपने विरोधियों के बारे में अनर्गल प्रलाप करते हैं और यह कोशिश करते हैं कि बकवास करके वो अपने विरोधियों को नीचा दिखा सकें और वोटरों की नज़र में अपनी छवि चमका सकें, ताकि आने वाले चुनाव में वोटर उनकी छवि से प्रभावित होकर उनको वोट देकर सत्ता में भेजें और उनको मलाई खाने का मौका दें। विभिन्न पार्टियों के राजनेता पश्चिम बंगाल जा रहे हैं ताकि वो अपने पार्टी का चुनाव प्रचार कर सकें और यह सुनिश्चित कर सकें कि उनकी पार्टी से अधिक नेता इस विधानसभा चुनाव में जीतकर आए। इसी क्रम में बीजेपी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा कैलाश विजयवर्गीय और अन्य बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ पश्चिम बंगाल गए हुए थे ताकि वो अपनी पार्टी का प्रचार कर सकें। लेकिन ऐसा आरोप लगाया जाता है कि टीएमसी के गुंडों ने उनके ऊपर ईंट और पत्थर से हमला कर दिया। इस हमले में कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई और कैलाश विजयवर्गीय और अन्य बीजेपी कार्यकर्ताओं को चोट आई। जगत प्रकाश नड्डा बीजेपी के एक बड़े नेता हैं और जब बीजेपी के बड़े नेता पर हमला हुआ तो आप यह समझ सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के नेतृत्व में राज्य का क्या हाल हो गया है, राज्य कितने बुरे दौर से गुजर रहा है और इस राज्य की दशा को सुधारने के लिए क्या करना चाहिए। इस हमले के बाद सियासी पारा काफ़ी बढ़ गया है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने केंद्र सरकार को एक रिपोर्ट भेजी जिसमें उन्होंने यह बताया कि पश्चिम बंगाल की हालत काफ़ी ख़राब है और ममता बनर्जी अगर इस हालत को नहीं सुधारती है तो वो कानून व्यवस्था अपने हाथ में ले लेंगे। इस हमले के बाद पश्चिम बंगाल और केंद्र सरकार में कोल्ड वॉर शुरू हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 3 आईपीएस ऑफिसर को सेंट्रल डेपुटेशन पर केंद्र में बुलाया है। इससे पहले ये हुआ था कि गृह मंत्रालय ने राज्य के 2 आईपीएस ऑफिसरों को दिल्ली बुलाया था ताकि उनसे यह एक्सप्लेनेशन लिया जा सके कि जगत प्रकाश नड्डा पर, जिन्हें उच्च श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त है, उनके ऊपर हमला कैसे हो गया। जब पुलिस को पूर्व इन्फॉर्मेशन दिया गया था कि यह नेता पश्चिम बंगाल में आने वाला तो इनके ऊपर हमला क्यों हुआ। इस बात का एक्सप्लेनेशन लेने के लिए जब उन्हें दिल्ली बुलाया गया तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आईपीएस ऑफिसरों को दिल्ली भेजने से इनकार कर दिया। इसके बाद गृह मंत्रालय ने भारतीय पुलिस सेवा नियमावली 1954 का उपयोग करते हुए 3 आईपीएस ऑफिसरों को सेंट्रल डेपुटेशन पर बुलाया। यानी ममता सरकार चाहे या ना चाहे उन्हें अब दिल्ली जाना ही होगा। उन आईपीएस ऑफिसरों को पश्चिम बंगाल छोड़कर दिल्ली आना ही होगा। भारतीय पुलिस सेवा
नियमावली 1954 यह कहता है कि अगर किसी एक मुद्दे पर केंद्र और राज्य सरकार के बीच में मतभेद हैं तो केंद्र सरकार का लिया गया फैसला मान्य होगा और संबंधित राज्य सरकार को केंद्र सरकार का फैसला लागू करना होगा। दोस्तों, लोग कहते हैं कि बिहार देश में सबसे बड़ा अराजक राज्य है और बिहार से बड़ा घटिया राज्य कोई नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि देश के सभी राज्यों में कुछ न कुछ प्रॉब्लम है और सभी राज्यों में कानून व्यवस्था संबंधी समस्याएं हैं। केवल बिहार को बदनाम करने से कुछ नहीं होगा। बिहार में मानता हूँ समस्याएं हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अन्य राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और रूस बने हुए हैं। पश्चिम बंगाल कभी एक विकसित राज्य हुआ करता था। इस राज्य में विभिन्न इंडस्ट्रीज थी, लोग अच्छा जीवन जीते थे, लेकिन 34 साल के वामपंथी शासन में इस राज्य का विनाश हुआ। इस राज्य के उद्योग धंधे बर्बाद हो गए और बेरोजगारी बढ़ी। इसी के खिलाफ ममता बनर्जी ने संघर्ष किया था और काफ़ी संघर्ष करने के बाद उन्होंने 34 साल के वामपंथी शासन को उखाड़ फेंका था और पहली बार 2011 में मुख्यमंत्री बनी थी। जब वह मुख्यमंत्री बनी थी तो उन्होंने बताया था कि वो राज्य के विकास के लिए काफ़ी अच्छा काम करेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं। वो मुस्लिम तुष्टीकरण में लग गए। उनके राज्य में कई घोटाले हुए और अराजकता का एक दौर चल पड़ा। इसके बावजूद पश्चिम बंगाल की जनता ने फिर से 2016 में उन्हें मुख्यमंत्री बनाया ताकि वो अपनी गलतियों को सुधार सके और पश्चिम बंगाल को सही दिशा पर ले जा सके, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाई। पिछले 10 सालों से पश्चिम बंगाल की हालत काफ़ी ख़राब है। राज्य में आए दिन मर्डर, रेप, दंगे की खबर आती है। ममता बनर्जी मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए बदनाम है। वो मुसलमानों को खुश करने के लिए हर संभव कोशिश करते रहती है और इसी वजह से वहाँ के रहने वाले बांग्लादेशी मुस्लिम का मनोबल काफ़ी बढ़ा रहता है और वह हिंदुओं पर लगातार हमले करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि पश्चिम बंगाल एक दूसरा सीरिया बन गया है, जहाँ पर हिंदुओं की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। ममता बनर्जी और टीएमसी के लाख कोशिशों के बावजूद बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में अपना जनाधार काफ़ी बढ़ाया है और राज्य में होने वाले विभिन्न चुनावों में बीजेपी ने काफ़ी सारे सीटें जीती है। इसी वजह से ममता बनर्जी, जो कभी अपने आप को अजय मानती थी, उनको लगता था कि बीजेपी में उनको लगता था कि बंगाल में उन्हें चुनौती देने के लिए कोई नहीं है। अब उनको ये लगता है कि अगर उन्होंने किसी तरीके से बीजेपी के नेताओं को नहीं रोका, बीजेपी की कार्यकर्ताओं की हत्या नहीं करवाई, बीजेपी के नेताओं को विभिन्न तरीके से नहीं धमकाया, तो 2021 के विधानसभा चुनाव में उनका पत्ता साफ होना तय है। पश्चिम बंगाल के पड़ोसी राज्य असम और त्रिपुरा में बीजेपी की सरकार है और ममता बनर्जी के डर की वजह भी यही है। उन्हें लगता है कि 2021 का जो चुनाव है वो इतना सरल नहीं होने वाला है, इसलिए उन्होंने इलेक्शन की स्ट्रेटजी तैयार करने वाले प्रशांत किशोर को पश्चिम बंगाल बुलाया है और उनकी सेवाएं लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। लेकिन ममता बनर्जी के लिए इतना आसान नहीं होगा 2021 में चुनाव जीतना। वो कई मोर्चों पर केंद्र सरकार से टकराव का रास्ता अपना रही है। उनके पार्टी के कई नेता टीएमसी छोड़कर जा चुके हैं। राज्य में हिंदू मतदाताओं का जो मनोवृत्ति है वो काफ़ी बदल चुकी है और हो सकता है कि अगर राज्य में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो तो वो ममता बनर्जी को बाहर का रास्ता दिखाएं और राज्य में बीजेपी के जीतने का मार्ग प्रशस्त करें। बीजेपी के लिए पश्चिम बंगाल एक स्टम्बलिंग ब्लॉक है
मतलब पश्चिम बंगाल इतना आसान राज्य नहीं है कि वो आसानी से जीत सके। इसलिए बीजेपी के जो बड़े राजनेता हैं और बीजेपी के जो ग्राउंड वर्कर हैं वो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। वो घर घर जाकर घर घर जाकर वोटरों से संपर्क कर रहे हैं और उन्हें राज्य सरकार के घटिया कारनामों के बारे में बता रहे हैं। बीजेपी के इसी अवेयरनेस कैंपेन की वजह से ममता बनर्जी बौखलाई हुई है और उन्हें लगता है कि हिंसा करके वो आने वाला विधानसभा चुनाव जीत सकती है और बीजेपी को पटखनी दे सकती है। अगर बीजेपी 2021 में होने वाले बंगाल स्टेट असेंबली इलेक्शन का चुनाव जीत जाती है तो इससे दो चीज़ बहुत क्लियर होंगे। बीजेपी जो एक नेशनल पार्टी है इसकी शक्ति काफ़ी बढ़ जाएगी और ममता बनर्जी का जो राजनीतिक भविष्य है वो समाप्त भी हो सकता है। उनकी जो टूटी बोलती है वो कम हो सकता है। लेकिन बीजेपी और टीएमसी इन दोनों पार्टियों को समझना होगा कि आपस में आप टकराएं, लेकिन ये हिंसा से नहीं, एक दूसरे पर गलत बयानी करने से नहीं। टीएमसी को समझना होगा कि वो भारत का दल है, पाकिस्तान और बांग्लादेश का नहीं। राज्य में रहने वाले सभी लोग भारत के नागरिक हैं और सभी लोगों को समान दृष्टि से देखना चाहिए। अगर आपको बराबर सत्ता में आना है तो केवल मुस्लिम तुष्टीकरण करने की वजह से ही कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया और टीएमसी भी उसी राह पर चल रही है। आने वाला बंगाल विधानसभा चुनाव काफ़ी दिलचस्प होगा और यह देखना रोमांचक होगा कि कौन सी पार्टी टीएमसी या बीजेपी राज्य की सत्ता को हासिल करने में सफल हो पाती है। जिसका इलेक्शन कैंपेन, जिसकी स्ट्रैटेजी सबसे अच्छी होगी वो चुनाव जीत पाएगा। जय हिंद, जय भारत।